जी, यहाँ सबको लग रहा है मंशा का सवाल, इरादा जरा जी जी बोलिए बोलिए, फिर मैं बोलूंगा बाद में। अब जी चार लोगों ने, हमारे चार सीनियर लोगों ने ये बताया है, इसको मैं संविधान के नजरिए से जोड़ थोड़ा आवाज तेज हो जाए, आपकी तरफ से कम आ रही है आवाज। आज वो वायर में बॉर्नवीटा की कमी है। जी मैं कोशिश करता हूँ कि सही हो जाए। मैं संविधान के नजरिए से बताता हूँ। देखिए, भारत का जो संविधान आर्टिकल 30 है, ये बनाया क्यों गया था? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था, अहमदाबाद सेंट जेवियर स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उसमें एक्सप्लेन किया था आर्टिकल नंबर 30। उसमें कहा कि आर्टिकल नंबर 30 माइनॉरिटी लैंग्विस्टिक आधार पर या रिलीजन के आधार पर, दो ही आधार है माइनॉरिटी के, इन आधार पर एजुकेशनल को खोलने का अधिकार। लेकिन ये क्यों है, इसको एक्सप्लेन किया जिससे कि वो मेन और वुमेन बन के निकले, उनके अंदर जो कॉमननेस है वो बनी रहे, वो कॉमन महसूस करें, ना कि सेपरेट। लेकिन क्या मदरसे कॉमननेस की तरफ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 30 इसलिए जरूरी है जिससे कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी ये तीनों मिलती हैं माइनॉरिटी को। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, किसी स्कूल में अगर 100 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं और 2 माइनॉरिटी के बैठे हैं, तो उसकी लिबर्टी, उसकी इक्वालिटी और कहीं कहीं उसकी फर्टर्निटी पे चोट पहुंच सकती है। इसलिए माइनॉरिटी के लिए थोड़ी सी अलग व्यवस्था की गई जिससे उनकी लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी प्रभावित ना हो। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 50-60 सालों में जो मदरसों की छवि बनी है, वो छवि सेपरेटनेस की बन गई है। इसमें एक और जोड़ लीजिए फिर, अब मेंटालिटी कुछ और होगी, मतलब ये बोल रहे हैं ना लोगों की। हाँ, नहीं, उसको गहराई से समझते हैं। मदरसों की जो छवि बनी है समाज में, वो बनी है सेपरेट गैटूज के रूप में, जो एक बस्ती के रूप में एक अलग सेपरेट बना लेते हैं। उनको लिबर्टी के लिए मिली थी, इक्वालिटी के लिए मिली थी, फर्टर्निटी के लिए अधिकार मिले था आर्टिकल 30, ना कि भारतीय समाज से अलग हो जाने के लिए, अलग आइडेंटिटी के लिए नहीं था। उनको लिबर्टी के लिए था कि स्वतंत्रता फील हो, इक्वालिटी के लिए था कि जहाँ सारे माइनॉरिटी हैं, एक धर्म के बच्चे हैं, तो उनको इक्वालिटी फील होगी कि हम एक जैसे हैं, इसके लिए था। लेकिन क्या दुर्भाग्य से मदरसे ये बात रिप्रेजेंट कर पाते हैं? मैं कहूंगा कि नहीं कर पाते। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए सरकार अगर सर्वे कर रही है। दूसरा और बता दो, यूसुफ जी और सुनील जी बोल रहे हैं इक्वलिटी कहाँ है, केवल मदरसों का क्यों? उन्होंने ये सवाल उठाया है। देखिए, जो मदरसे होते हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट की सर्वे ही हो रहा है ना। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनका सर्वे कोई भी जाके कर लेता है, सरकार की पूरी नजर में होते हैं और रजिस्टर्ड है या नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल 30 से माइनॉरिटी को फंडामेंटल राइट मिलता है, वो विशेषाधिकार है मदरसों के लिए। आप घुस नहीं सकते अंदर, बवाल मच जाता है साहब। तो आप देखिए, केवल एक सर्वे की बात हो रही है। ठीक है, सरकार की मानसिकता हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर हो सकता है। सरकार अगर ये कहते कि लॉ एंड ऑर्डर का मैटर, तो बहुत उमेश जी के पास कुछ पॉइंट है। उमेश जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, आलोक जी पूरा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इस देश की जब सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी तब मदरसों को छुआ जाए? मदरसे भी इसी देश के अंदर है ना। आप कह रहे पहले ये हो जाए, पहले ये हो जाए, पहले ये हो जाए, तब मदरसों को टच किया जाए। ये कोई बात मुझे उचित नहीं लगती है कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या सर्वे नहीं होते हैं? क्या प्राइमरी एजुकेशन को वो सारे सिस्टम में लाने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या प्राइमरी एजुकेशन के टीचरों पर नियंत्रण नहीं करने की कोशिश हो रही है? क्या ये नहीं हो रही? सफल हो रही, नहीं हो रही, अलग बात। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसी कोशिश हो ही नहीं रही है। मदरसे भी इसी देश का हिस्सा है, मुस्लिम भाई भी इसी देश का हिस्सा है। वो स्कूल, वो उनके जो मदरसे की, भाई हम फिर कह रहे हैं, ये देश संविधान से चलता है ना। संविधान आर्टिकल 30 मुसलमानों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को सेपरेटिज्म लाने के लिए नहीं था, एक साथ मिल के रहे इसके लिए था। तो अगर सर्वे हो रहा है तो उसको लेकर के बार बार नजरिया कैसे जांचेंगे? आप बताइए। सरकार की नीयत खराब है,
कोई हमें गारंटी से बता दे कि सरकार की नीयत खराब है। उन्होंने कहा, एक मिनिस्टर आपके उसमें बयान था कि अगर हमें कोई योजना देनी है तो हम कैसे दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देंगे ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम अगर मदरसों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो मेरे पास डाटा तो होना चाहिए। अब डाटा ना हो और उसकी सरकार के लिए तो कौवा कान ले गया, कान ले गया। साहब कान को देखते नहीं, हम सब कौवा देख रहे हैं केवल। हमारे गांव में कहावत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम भाई भी हम बार बार मुसलमान भाइयों की राष्ट्रीयता पर प्रश्न क्यों लगाते हैं बार बार। ब्रेकिंग आ गई, एक ब्रेकिंग आ गई है आलोक जी, एक ब्रेकिंग है। अखिलेश यादव जी ने लिखित बयान जारी किया है। सांप्रदायिक कुप्रचार पर लगाम नहीं है प्रदेश में, भाजपा राज में आपराधिक घटनाएं सही से दर्ज नहीं हो रही हैं, यह अखिलेश जी कह रहे हैं। उन्होंने लिखित में बयान दिया है, कहा कि अराजक तत्वों पर अंकुश नहीं है और यही लोकराज है। उन्होंने क्वेश्चन मार्क पूछा है। भाजपा राज में महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है, ऐसा अखिलेश जी कह रहे हैं। बच्चियां सबसे ज़्यादा दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं, निर्दोषों का उत्पीड़न हो रहा है और बहुत सारे ऐसे सवाल उन्होंने उठाए हैं। कानून और व्यवस्था से संबंधित हैं सारे सवाल। इस समय हम अखिलेश जी के बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे। उमेश जी, ये जो बयान निकाला है मुझे लगता है कि यानी कि ये केवल खालिस राजनीति है, जैसा कि पिछले मुझे लगता है कि 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। वो 2024 की रणनीति उन्होंने शुरू कर दी है, बिना बोले ये चालू हो गए हैं। आलोक जी कुछ बोल रहे थे क्या आप? जी कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं पहुंचता हूँ। जी मैं कह रहा हूँ कि खालिस राजनीति नहीं है। अखिलेश यादव जी पहली बार 2-3 दिन से विपक्ष जैसे दिख रहे हैं। ये विपक्ष का काम है, जनता की तरफ से आवाज उठाना, और वो पहली बार सही ट्रैक पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ जो सही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकार गलत करेगी, जहाँ जहाँ तथ्यात्मक आधार पर सरकार को टोका जा सकता है, टोका जाना चाहिए। ये विपक्ष का काम है और अखिलेश जी विपक्ष का काम बखूबी निभाने लगे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी शुरुआत है। उन्होंने लगता है लोहिया जी की